हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूजीसी नेट नवंबर 2021 में सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दो ऑलरेडी वीडियो इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा है। तो हम 51 से जो है क्वेश्चन नंबर 51 वहाँ से हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं और उसका हमें मिलान करना है। तो चहकान है, साकिया है, अहंगार है, सुर्खी कोब है। तो एक ये सुर्खी कोब वाला तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो आंसर देखते हैं। तो चहकान जो है वो कुआं खोदने वाले को कहते हैं। साकिया जो है रहट को बोलते हैं। अहंगार जो है लोहार को, और सरखी कोब जो है ईंट कूटने वाला, ईंटें कूटने वाले को कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में पर्सनल लॉ को शामिल करने से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें शामिल हुई? तो महिला अधिकारों की रक्षा हुई, वैधानिक बहुलता उत्पन्न हुई, हिंदू कोड बिल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, धर्मनिरपेक्षता के आदर्श कायम रहे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन, यानी कि वैधानिक बहुलता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या है? भारतीय संविधान में पर्सनल लॉ को शामिल करने से वैधानिक बहुलता उत्पन्न हुई। पर्सनल लॉ यानी संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों के अनुसार इसमें भिन्नता है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं से भी पूरे देश में एक जैसा कानून लागू करना उचित नहीं समझा। पर्सनल लॉ को शामिल करने से महिला अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाई और ना ही धर्मनिरपेक्षता के आदर्श कायम रहे। इससे हिंदू कोड बिल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया। हिंदू कोड बिल भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं आदेशों को एक कालक्रम में हमें यहाँ पर क्या है मिलाना है। तो यहाँ पर पहली बार जजिया की समाप्ति, तीर्थ कर माफ करना, ये सारी की सारी। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले युद्ध बंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर सबसे पहले जो है 1562 में प्रतिबंध यानी कि दास प्रथा का अंत किया गया था 1562 में। अगला है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था 1563 में। 64 में 1564 में पहली बार जजिया कर समाप्त किया था और चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था 1568 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? तो जो ताजिक हैं वो उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी हुआ करते थे। उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी। तो इल्तुतमिश ने अमीरों के प्रभाव से मुक्ति पाने तथा उसके प्रशासनिक कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए दो नवीन शासक वर्ग को स्थापित किया था, एक तो ताजिक और दूसरा है तुर्क गुलाम। इसमें ताजिक एवं उच्च वर्गीय वंशीय और गैर तुर्की विदेशी थे। ये लोग सुरक्षा और जीविका की खोज में भारत आए थे। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री निजामुन जुनैदी तथा इसामी के पूर्वज ताजिक वर्ग में ही शामिल थे। इल्तुतमिश के समय तक तुर्की गुलाम यानी शमसी गुलाम स्वामी भक्त थे। उनकी मृत्यु के बाद तुर्की दास यानी तुर्की गुलाम अधिकार अपने को सुल्तान का दास कहने लगे। तुर्की गुलाम के इसी वर्ग से इल्तुतमिश ने 40 दल बनाया था। तुर्की गुलाम की नियुक्ति प्रशासनिक व सैनिक के महत्वपूर्ण पदों पर होती थी। वे इल्तुतमिश के प्रमुख सलाहकार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो उदारीकरण वाला हमें बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में। तो सबसे पहला मनमोहन सिंह ने 1960 के दशक में ही कम नियंत्रण अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। दूसरा है इंदिरा गांधी उदारवादी कदमों के खिलाफ थी और बड़े एकाधिकारवादी संगठनों पर अंकुश बढ़ा दिया। तीसरा है मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRP एक्ट को उदारीकरण के दौर में खत्म कर दिया गया था। आगे है 1997 और 92 में कृषि क्षेत्र में बढ़त दिखाने के बाद जो है 1966 और 67 तक तेज गिरावट दर्ज हुई। तो यहाँ पर बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है, यानी कि पहला, दूसरा और ए बी सी सही है, तीसरा जो है वो यहाँ पर यानी कि डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं ये व्याख्या यहाँ पर, भारत में आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए कानून ही भारत के समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। तत्कालीन समय में भारत के प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव एवं तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साहसिक निर्माण से शुरू हुआ था और 1991 में पूर्व प्रचलित औद्योगिक लाइसेंस नीति एवं आयात निर्यात नीति, राजकोषीय एवं विदेशी निवेश नीति प्रचलित थी। भारत में 24 जुलाई 1991 के बाद उदारवादी नीति लागू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी नियमन, बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र में व्यापक बदलाव एवं सुधार देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, गांधी धार्मिक मूल्यों की तुलना में धार्मिक आस्थाओं को लेकर ज़्यादा चिंतित थे। और आर है, गांधी किसी प्रणाली के निर्माता नहीं थे, मानव जीवन के प्रति उनका एक ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण था जो विश्व को शांति और आनंद के लिए आश्वस्त करता हो। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है कि ए सही नहीं है, लेकिन आर जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है। तो गांधी जो है धार्मिक मूल्यों की तुलना में धार्मिक आस्थाओं को लेकर ज़्यादा चिंतित थे, तो ए सही है और आर यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर व्याख्या क्या दी गई है। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक जो है यंग इंडिया में धर्म के अर्थ के बारे में स्वयं ही स्पष्टीकरण किया है और उसका वर्णन इस प्रकार है कि धर्म से मेरा आशय हिंदू धर्म नहीं है, अपितु इससे सभी धर्मों के प्रति आदर करता हूँ। धर्म वह है जो हिंदुत्व के परे है, जो मनुष्य के प्रकृति को ही बल देता है, जो हमें अपने भीतर के सत्य के साथ तादाद में स्थापित करता है और निरंतर हमारा पवित्रीकरण करता रहता है। यह मानव प्रकृति का स्थायी तत्व है जो पूर्ण अभिव्यक्ति पाने के लिए कोई भी त्याग करने को तत्पर रहता है। दूसरा, मेरे धर्म की कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं है, यदि उसमें जीवित आस्था है तो वह मेरे भारत प्रेम के आगे बढ़ जाएगा। मेरा धर्म कारागृह का धर्म नहीं है, इसमें ईश्वर के दीनहीन प्राणियों के लिए स्थान है, लेकिन यह उदारता और जाति, धर्म तथा रंग के गर्व को सहन करता है। मेरा पक्का विश्वास है कि यदि मनुष्य कोई काम ईश्वर के नाम पर और उसकी पूरी आस्था देखते हुए करता है तो वह भले ही उसके जीवन के अंतिम दिनों में किया गया हो, वह कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। गांधी जी की मानवता के प्रति भरपूर आस्था है। भारतीय मानवता किसी से हीन नहीं है, संभवतः श्रेष्ठ ही है। तो ए सही हो जाएगा और आर क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला दिन है, 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में क्या यहाँ पर सही है। तो वो है तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। इसके गुम्बद पर लगे अभिलेख में उसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी नाम अंकित है। इसके मेहराब पर लगे अभिलेख से इसके निर्माण के निरीक्षण के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम उल्लेख है। झाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि सबसे उपयुक्त जो है वो कौन सा है। तो बी सी डी यहाँ पर सही होता है, यानी कि ए यहाँ पर गलत है। तो ए इस तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। व्याख्या देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। यह मस्जिद एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। इस मस्जिद में 7 मेहराब तथा 70 स्तंभ है। इस मस्जिद के गुम्बद पर लिखे अभिलेख पर सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी का तथा मेहराब पर लगे अभिलेख पर निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद में जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो सारे ऑप्शन सही है, सिर्फ जो है पहली तुर्क इमारत थी तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर और दी गई है कि तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद जो है कुवत अल इस्लाम मस्जिद थी, जो कि दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लिस्ट दी गई हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर सीधे आंसर की तरफ जाते हैं। तो सुशील कुमार डे, हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर इन द 19th सेंचुरी, शहनवाज खान, INA एंड इट्स नेताजी, BH बादेन पावेल यानी लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, इमिली सी ब्राउन, हर दयाल, हिंदू रिवॉल्यूशनरी एंड रोशन लिस्ट। तो यहाँ पर जो है सुशील कुमार डे, हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर इन द 19th सेंचुरी, शाहनवाज खान जो है INA एंड इट्स नेताजी, BH बादेन पावेल जो है लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, एमिली सी ब्राउन, हर दयाल, हिंदू रिवॉल्यूशनरी एंड रोशन लिस्ट। तो ये सही जो है, कूट जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाने वाले जो हैं वो हैं मैत्रेय। तो भावी बुद्ध जो है मैत्रेय को कहा जाता है। बोधिसत्व यानी निर्माण प्राप्ति में समक्ष होते हुए सक्षम होते हुए भी उसे तब तक ग्रहण नहीं करते थे जब तक दूसरे व्यक्ति को निर्माण प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन नहीं करते। ये मानव तथा पशु किसी भी रूप में हो सकते थे। सभी बोधिसत्व में मैत्रेय बौद्ध परंपरा में भावी बोधिसत्व है। ये कलशधारी बोधिसत्व है। इनका प्रतीक नागेश्वर पुष्प है। इसके अतिरिक्त अवलोकितेश्वर को पद्म पाणि भी कहा जाता है। इनका कमल जो है कमल है, ये प्रधान बोधिसत्व हैं। मंजूश्री बोधिसत्व के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में किताब रहती है। इन्हें कुमारभूत, हमेशा युवा रहने वाला भी कहते हैं। वज्र पाणि बोधिसत्व, इनका प्रतीक वज्र है। ये पाप तथा असत्य के शत्रु, सर्पों का संरक्षण तथा जीवन मृत के संरक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की मुद्रा की मानक इकाई जो बाद के यूरोपीय वृत्तांतों में पगोड़ा के रूप में उल्लेखित थी, उसे अभिलेखों में किन नामों से वर्णित है? तो ये जो पगोड़ा है ये एक किस्म से क्या होता था? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर जो सही है वो है ABC, यानी कि वराह गडयान हूण, यानी फड़म जो है वो नहीं होगा। तो डी जहाँ पर भी है वो ये कट हो जाएगा, तो हमारा ABC जो है वो सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है? ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली भारत की सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा प्रणाली में से एक थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का वराह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे यूरोपीय विदेशी यात्रियों ने हूण पर दोसा पगोड़ा कहा है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फड़म कहा गया है। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहते हैं। विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का थे, और हरिहर जो थे उसको स्वर्ण वराह सिक्कों पर हनुमान एवं गरुण की आकृति अंकित है। तुलुप वंश के सिक्कों पर गरुण, उमा महेश्वर, वेंकटेश तथा बालकृष्ण की आकृतियां अंकित है। विजयनगर में शाही मुद्रा रखने वाली अधिकारी मुद्राकर्ता कहलाता है। केंद्र में एक सचिवालय की स्थापना की गई तथा इस सचिवालय के विभागों का बंटवारा किया गया, जिसमें रायसम या सचिव कर्णिकम अर्थात अकाउंटेंट जैसे अधिकारी थे। विजयनगर का वराह स्वर्ण सिक्का बहुत सम्मानित सिक्का था, जिसे संपूर्ण भारत और विश्व के प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्वीकार किया जाता था। विजयनगर में सोना, चांदी, तांबे के सिक्के का प्रचलन था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में कृषि उत्पादन के संदर्भ में कुड्डापा कर और संप्रेषणम क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो यहाँ पर चावल की खेती के दो प्रमुख मौसम, जिसका नाम गर्मी और सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली चावल की किस्मों के आधार पर रखा गया है। दूसरा है सिंचाई कर, तीसरा है भूमि कर और चौथा है भूमि मापन की विधियां। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
बाकी देखते हैं, भारत में विविध जलवायु क्षेत्रों के साथ साथ विविध फसलों का भी बहुत बड़ी भूमि क्षेत्र है। दक्षिण भारत में चावल की खेती की दो प्रमुख मौसम होते हैं, कुड्ढा पाकर और समशीतोष्ण। इनका गर्मी और सर्दियों के मौसम में उगाए जाने वाले चावल की विविधता के नाम पर रखा गया है। गर्मियों की फसल के लिए सबसे अच्छी भूमि का एक हिस्सा आवंटित किया गया था जिसकी उत्पादकता अधिक थी। सर्दियों की फसलें अधिक व्यापक बोए गए क्षेत्र में उगाई जाती थी, हालांकि उत्पादकता आधे या एक तिहाई से कम थी तथा सकल उत्पादक बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में था। चावल की फसल एक उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल होती है जिसे औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मृदा यानी चिकनी, गहरी दोमट, चीका, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है पूर्वी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों के साथ गुजरात के दक्षिणी तट और दक्षिणी भारत में चावल की खेती के प्रमुख भाग थे। 16वीं शताब्दी में बारबोसा ने चावल की बुवाई के लिए तटीय क्षेत्र में एक प्रकार की सीड ड्रिल के उपयोग का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आरंभिक औपनिवेशिक दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट कौन थे? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश और अमेरिकी बागान मालिक जो भारत के विभिन्न हिस्सों में बसाए गए थे। दूसरा है अंग्रेज, फ्रांस और डच व्यापारी जो देसी शिल्पकार वर्गों का शोषण कर रहे थे। तीसरा है भारत के क्षेत्रीय शासक के ताकतवर व्यापारी वर्ग का समर्थन कर रहे थे। और चौथा है एक बिचौलिया वर्ग जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा ऑप्शन सही है, एक बिचौलिया जो वाणिक वर्ग को राजनीतिक प्रक्रिया से प्रभावित करने लगा था। व्याख्या देख लेते हैं, भारत के आरंभिक और निवेशिक दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट एक बिचौलिया वाणिक वर्ग था जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा था। भारतीय बाजार में से विशेष रूप से उन्हें कामोवेश व्यक्तिवादी उद्यमियों के रूप में वर्णित करता है जिन्होंने व्यापारिक पूंजीवाद और राजनीतिक पूंजीवाद के बीच के मध्य मैदान पर कब्जा कर लिया तथा वह आगे की व्यावसायिक हितों के लिए राजनीतिक पदों को प्राप्त करना और उनका उपयोग करना, राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए वाणिज्य का उपयोग करना और जजमानी और गांव के साहूकारों के भूमि के रूप में भारत की प्राच्यवादी अवधारणा के अनुसार अकल्पनीय पैमाने पर सामान्य संचालन। सुब्रमण्यम के शब्दों में राज्य और उत्पादक अर्थव्यवस्था के बीच एक अस्पष्ट मध्य जमीन पर कब्जा कर लिया और अंतर्देशीय व्यापार, मुद्रा लेन देन, विनिमय के बिलों की आवाजाही और यहाँ तक समुद्री व्यापार में भागीदारी के साथ राजकोषीय संरचना में पोर्टफोलियो पूंजीपति ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, मैरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरुद्योगीकरण एक मिथक है क्योंकि हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। उसने अपने शोध की सामग्री 19वीं शताब्दी के आरंभिक संस्मरणों से प्राप्त थी जिस समय हस्तशिल्प फल फूल रहा था। तीसरा ऑप्शन है, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि अमीर जमींदार हस्तशिल्प को प्रश्रय देते थे। चौथा ऑप्शन है, 20वीं सदी के स्रोत हस्तशिल्प के अतीत के शानदार अध्याय पर रोशनी डालते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों से प्राप्त करना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में आर्थिक इतिहासकार मैरिस ने औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विदेशों में रहने वाली औद्योगिकीकरण की नीति का व्यवहारिक अध्ययन के उपरांत यह पाया कि हस्तशिल्प के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। इस समय भारतीय हस्तशिल्प का अत्यधिक ह्रास हुआ क्योंकि अंग्रेज जो है उद्योगपति अपना माल भारत में मनमाने ढंग से बेचकर भारत निर्मित मालों को पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। यह स्थिति आगे की शताब्दियों में भी बनी रही। यूरोप में इस समय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिए हुआ क्योंकि वहां परिवर्तित रूप में कारखानों का विकास हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता भी थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा कासिम खां। कासिम खां। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आगरा के किले के निर्माण के लिए कासिम खां को अधीक्षक नियुक्त किया था। इसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की भी रही है, उस समय थी। आगरा के किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह किला 1565 से प्रारंभ होकर 15 वर्षों में ये पूरा हो गया था। इसके निर्माण में लगभग 35 लाख रुपया व्यय हुआ था। यह यमुना नदी के दाएं किनारे पर लगभग 1.5 मील के घेरे में स्थित है। इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को दिल्ली दरवाजा कहते हैं। किले के अंदर जो है अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। इसमें से कुछ भवनों का निर्माण बंगाल और गुजरात की स्थापत्य शैली पर भी हुआ है। यह ताजमहल 2.5 ताजमहल से 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। आगरा का किला 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थल था और 1983 में आगरा के किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में अंकित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1783 में मेजर जेम्स रेनेल द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान का नक्शा किस बात का द्योतक है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी नक्शा नवीसी को स्थापित करने का प्रयास किया गया। मानचित्र बनाने में की अमेरिकी पद्धति का आयात है। भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग। और डी जो है भारतीय शासकों से छुपाने के लिए एक गुप्त ब्रिटिश युद्ध मानचित्र का निर्माण करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब भारतीय पद्धतियों के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मेजर जेम्स रेनेल द्वारा बनाया गया था। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे अगर आपने इग्नू के नोट्स जो पढ़े होंगे उसमें ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या थे मेजर जेम्स रेनेल। यह एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और ये रॉयल नेवी में सेवा प्राप्त करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए थे। 1767 में बंगाल और बिहार के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के सर्वेक्षण जनरल के रूप में नियुक्त किया था। जेम्स रेनेल को समुद्र विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 1830 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। रेनेल का पहला और प्रभावशाली काम बंगाल एटलस था। इसके बाद 1783 में बंगाल का विस्तृत नक्शा बनाया था, जो कि भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का यूरोपीय वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था, जिसमें पेरम्बुलेटर, कैलिब्रेटेड व्हील तथा कंपास प्रमुख था। इसके प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य जैसे हेरोडोटस की भौगोलिक प्रणाली तथा पश्चिमी एशिया का तुलनात्मक भूगोल में था। उन्होंने मेमोयर ऑफ ए मैप ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक प्रकाशित की थी और सर जोसेफ बॉक्स को समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान में महेंद्र लाल सरकार के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रयोग सरकार ने विज्ञान के प्रयोग और लोकप्रियता द्वारा भारत में विज्ञान की संस्कृति के निर्माण में अपनी राष्ट्रीयता के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तीसरा है कि सरकार के लिए विज्ञान राष्ट्रवाद का रूपक थी। तीसरा है सरकार ने इस बात पर बल दिया कि विज्ञान की पथ प्रदर्शक आत्मा के बिना राजनीतिक राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं है। और डी है कि बंकिम चंद्र जैसे समकालीन की तरह सरकार बेबी यूरोप को कोई तर्कयुक्त प्रगतिशील संस्कृति नहीं मानते थे, लेकिन ये एशिया को भी प्रतिगामी और तर्कहीन मानसिकता से पीड़ित समझते थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए बी सी डी यहाँ पर गलत है। तो महेंद्र लाल सरकार जो हैं 2 नवंबर 1833 को 23 फरवरी और 1904 को एक बंगाली चिकित्सक थे।
बंगाल मेडिकल कॉलेज के दूसरे स्नातक मेडिकल डॉक्टर थे। वे एक समाज सुधारक थे। 19वीं शताब्दी में भारत में वैज्ञानिक अध्ययन के प्रचारक थे। उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी और इससे पहले कि वे सचिव थे। और उन्होंने जो है 1867 में राष्ट्रीय विज्ञान संघ की स्थापना की थी। उन्होंने बुनियादी विज्ञान विभाग, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, शारीरिक विज्ञान, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि की भी स्थापना की थी। विज्ञान को लोकप्रिय करने के लिए जनता में नियमित आख्यान दिए। मद्रास मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के प्रवेश के निर्माण के समर्थक थे। IACS के व्याख्यान में सरला देवी चौधरानी की उपस्थिति को सुनिश्चित किया ताकि वह भौतिकी में उच्च अध्ययन कर सके। और 1898 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लियोपोल्ड वॉन राके का इतिहास दर्शन पूरी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ है। उनके दो विचारों में मेल देखना मुश्किल है कि इतिहास में अधिकतम संभव वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और इतिहास में ईश्वर बसता है। आगे है, वह कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि हीगल था जिसने कहा था कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्राथमिक प्रेरक बल समाज में मानव श्रम है। दूसरा है कि यहाँ पर ओसवाल्ड स्पेंगलर का इतिहास दर्शन यूरोप में काल विभाजन, प्राचीन, मध्य और आधुनिक पर तीखे हमले के साथ शुरू ही होता है। और RG कलिंगवुड की परिभाषा सारा इतिहास विचारों का इतिहास है। तो डी तो एकदम सही है। डी जहाँ पर है तो सभी में डी है। डी वाला बिल्कुल सही है। बाकी देखते हैं, यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है और डी, मतलब सब ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, बाकी यहाँ पर व्याख्या है कि ऐतिहासिक लेखन क्या आधारशिला इतिहास दर्शन यानी चिंतन है। पाश्चात्य इतिहास दर्शन की आधारशिला यूनानी रोमन चिंतन पर आधारित है। लियोपोल्ड वॉन राके एक जर्मन इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा था कि इतिहासकार को पवित्र चित्रलिपि की तलाश करनी चाहिए। इनका दर्शन पूरी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ है। इनके दो विचारों में मेल देखना मुश्किल है कि इतिहास में अधिकतम संभव वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और ईश्वर बसता है। इतिहास में ईश्वर बसता है। ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राथमिक प्रेरक बल जो है समाज में मानव श्रम है। यह युक्ति जो है कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक की ही नहीं अपितु हेगल जर्मन आदर्शवाद का भी माना जाता। तो ये भी यहाँ पर सही है। ओसवाल्ड स्पेंगलर जो है जर्मन इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि गणित, विज्ञान, कला के जैविक सिद्धांत का संबंध स्थापित किया था। उन्होंने प्रमुख इनकी रचना थी स्पेंगलर की द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। उन्होंने इतिहास विभाजन की तीव्र आलोचना की थी। और जो कलिंगवुड है वो एक जर्मन इतिहासकार थे और पुरातत्ववादी भी थे। विद द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स इनका जो है प्रमुख कृति है। और सारा विचार जो है इतिहास जो है विचारों का ही इतिहास है, ये कलिंगवुड ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन से सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? तो सती प्रथा के आलोचक यहाँ पर कौन है? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट जो है सती प्रथा के आलोचक थे। तो प्राचीन काल में भारत में कुप्रथा प्रचलित थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को ही पति के शव के साथ दाह संस्कार में जबरन या उसके इच्छा के बिना क्या है जिंदा ही बैठा दिया जाता था। इस परंपरा को सती प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। 1510 में एरन प्रस्तर अभिलेख में गुप्त नरेश भानुगुप्त के मित्र गोपराज जो हुणों के विरुद्ध युद्ध में मारे जाने पर उनकी पत्नी जो है अग्नि में जलकर सती हो गई थी, जो कि सती प्रथा के प्रथम लिखित साक्ष्य हैं।
बाणभट्ट जो है 7वीं शताब्दी में संस्कृत गद्य लेखक हैं और राजा हर्षवर्धन के राजकवि हैं। उनकी दो प्रमुख ग्रंथ है हर्षचरित और कादम्बरी है। गद्य रचना के क्षेत्र में उनकी वही स्थान है जो संस्कृत काव्य क्षेत्र में कालिदास का है। उन्होंने सती प्रथा की तीव्र आलोचना किया है। उन्होंने हर्षवर्धन की माता यशोमती के सती होने के फैसले पर तीव्र विरोध किया था। बाणभट्ट ने इसे मूर्खों की प्रथा कहकर आलोचना की थी। कालिदास के कुमार संभव से उल्लेख मिलता है कि रति कामदेव के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन स्वर्ग से आवाज आई और उसे ऐसा करने से रोक दिया गया। वात्सायन के कामसूत्र में सती का उल्लेख मिलता है, पर इसे सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। भास के नाटक धृत घटोत्कच और उर्भंग में वर्णन है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जयद्रथ की पत्नी दुशाला, दुर्योधन की पत्नी पौरवी सती हुई थी। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय ने और विलियम बेंटिक के सहयोग से दिसंबर 1829 में नियम 17 के तहत जो है सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं बुक्स की और उसका क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान ही देखते हैं। मार्गरेट चटर्जी, गांधी एंड हिज जेविश फ्रेंड। गंगे मुखर्जी, गांधी एंड टैगोर, पॉलिटिक्स, ट्रुथ एंड कोशियंस। भीखू फारिक यानी कि गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी। एरिक एच एरिक्सन, गांधी ट्रुथ ऑन द ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस। तो ये कुछ लेखक हैं गांधी जी से रिलेटेड, तो ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं 1618 में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान जहांगीर लिखता है, शेख सुल्तान अहमद जिन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी के समय से हुए थे और वे सुल्तान यानी उसका बहुत सम्मान करते थे। इस क्षेत्र के लोगों का उसमें बहुत अद्भुत विश्वास था और उन्हें वे एक महान संत मानते थे। प्रत्येक शुक्रवार की रात को उसके मकबरे पर अमीर और गरीबों का सैलाब उमड़ रहा था। गुजरात के इस सूफी संत की पहचान करें जिसे एक बार तैमूर के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो आंसर हो जाएगा शेख अहमद मगरिबी। तो जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक का शासन किया था और 1618 में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान जहांगीर लिखता है कि शेख सुल्तान अहमद जिन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी तथा उनका वो बहुत सम्मान करते हुए सूफी संत शेख अहमद मगवीरी थे, जो कि शुक्रवार की रात को उनके मकबरे पर अमीरों और गरीबों का सैलाब उमड़कर आता था। उनको तैमूर के सैनिकों ने एक बार गिरफ्तार भी कर लिया और 1670 में सम्राट जहांगीर ने दाहोद के जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए गुजरात आए। फिर यहाँ से कैम्बे का दौरा किया। मार्च 1618 में गर्मी के मौसम में अहमदाबाद गए। जहांगीर ने अपने संस्मरण ग्रंथ तुजुक जहांगीरी में शहर को धूल का निवास यानी गर्दाबाद कहते हुए उनकी रेतीली सड़कों को गाली देकर खुद को संतुष्ट किया था। जहांगीर सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य थे, जो कि नक्शबंदी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डी के बने औजार कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं, उसका हमें बताना है। एक तो गुफकरार हो गया और एक चिरांद हो गया, जहाँ पर हड्डी के उपकरण हमें मिलते हैं। तो गुफकरार और चिरांद ए और सी यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी देखते हैं कि इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 3 भागों में किया गया है। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से ही हमें ये 3 चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन सा प्रागैतिहासिक है, आदिऐतिहासिक है और ऐतिहासिक। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें ही नवपाषाणकालीन सभ्यता आती हैं और नवपाषाणकालीन निम्न स्थलों में हड्डी के बने औजार मिलते हैं, जिसमें गुफकरार और चिरांद क्या है प्रमुख है। और आदि इतिहास मतलब उसका जो लेखन कार्य है इतिहास का वो तो है, लेकिन क्या है उसको अभी पूरा पढ़ा नहीं जा सका है। और जो ऐतिहासिक है मतलब इसकी लिखित सामग्री हमें मिलती है।
तो गुफ कराल के बारे में देख लेते हैं। यह स्थल जो है कश्मीर प्रांत में स्थित है। इसकी खुदाई जो है 1981 में A.K. शर्मा ने करवाई थी। यहाँ से भेड़, बकरी आदि की जानवरों की हड्डियाँ और उनके बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे हड्डी की बनी सुइयाँ। यहाँ के उपकरण ट्रैप, पत्थर पर बनी कुल्हाड़ियाँ, बंसुली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गधा, शीर्ष आदि हैं। चिरांद मध्य गंगा घाटी स्थल पर महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ के उपकरणों में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी तथा सींग के बने छेनी, बर्मा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि। सरू तारू जो है गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके उत्खनन के दौरान कुल्हाड़ी जैसी सामग्री मिली है। यहाँ से मृद भांड भूरे और धूसर रंग की मिली हैं, जिन पर रस्सी के निशान है। यह नवपाषाणकालीन स्थल है। और दालोजिली हेडिंग जो है ये मेघालय में स्थित है और ये कंथार पहाड़ियों में स्थित है। 25 सेंटीमीटर मोटे निक्षेप नवपाषाणकालीन लकड़ी के बने कुल्हाड़ियों के अवशेष तथा पत्थरों के कुल्हाड़ी, छेदी, सिलबट्टा, ओखली, मूसल, हाथ के बने मृद भांडों को लाल रंग का मुहर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर पाद टिप्पणी यानी अंकड़ और विविध प्रकार के विचार विमर्श के लिए सुविधाजनक आधार बनता है, जो पाठ का पूरक बनता है और स्रोतों से उसे सीधे जोड़कर उसे समृद्ध और वजनी बनाता है। बी ऑप्शन है कि यहाँ पर संत गाथा चरित्र, यहाँ पर जो है हेजियोग्राफी के बारे में बताया गया है कि जो हेजियोग्राफी मतलब संत गाथा, मतलब संतों के बारे में जो गाथा चरित है, तोड़ मड़ोड़ के पीछे स्थायी उद्देश्य चमत्कार के लिए उन्माद होता है। सी ऑप्शन है पाद टिप्पणी में उस स्रोत का प्रमाण से उल्लेख मात्र से उसे सुनिश्चित गारंटी नहीं माना जा सकता जिस पर कथन का सार आधारित है। और डी ऑप्शन है कि इतिहास में भ्रमपूर्ण लेखन का कारण अक्सर यह होता है कि वह जिस साक्ष्य पर आधारित होता है वही झूठी कल्पना से प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा A, B, D, C यहाँ पर गलत है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा किसी भी समाज का पूर्वकालीन प्रभाव के महत्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। अतीत के प्रभाव से कोई समाज मुक्त नहीं होता। इस निरंतर प्रक्रिया को समझने के लिए ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा किसी भी समाज की उत्पत्ति और विकास के दौरान उत्पन्न हुई परिस्थितियों की जानकारी संकलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ सीमाएं हैं, जैसे विश्वसनीय सामग्री का अभाव, रिकॉर्ड रखने का दोषपूर्ण अभाव, रिकॉर्ड रखने का दोषपूर्ण तरीके, दस्तावेज का बिखराव, गणना और माप संभव नहीं होता, एक रूपता का अभाव, पक्षपात की संभावना, कल्पना, काल्पनिक और तथ्यों का प्रयोग। तो बी जो है ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा सही निष्कर्ष पहुंचने के लिए जो है इन तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। समस्या का निर्धारण, तथ्य संकलन के स्रोत का निर्धारण, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने 1946 में के कैबिनेट मिशन योजना की आलोचना क्यों की थी। सबसे पहला है कांग्रेस पर देसी रियासतों का दबदबा था। दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस देसी रियासतों का एकीकरण नहीं चाहती थी। सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन ने देसी रियासतों के निर्वाचन प्रतिनिधियों के संविधान सभा में होने की जरूरत को नज़रअंदाज कर दिया था। और डी ऑप्शन है कि यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो है देसी रियासतों को संविधान सभा का हिस्सा बनाना चाहती थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए उसने वो कर दिया था क्योंकि कैबिनेट मिशन ने देसी रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संविधान सभा में होने की जरूरत को नज़रअंदाज किया था। व्याख्या देख लेते हैं। फरवरी 1946 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण, संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन आदि की संभावना को तलाश में एक 3 सदस्यीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। इसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स
और अलेक्जेंडर जो कि नौसैनिक मंत्री थे, और क्रिप्स जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और लॉरेंस जो है भारत सचिव। विभिन्न दलों के साथ कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन की आलोचना की थी, जिसमें प्रमुख रूप से देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के संविधान सभा में नहीं शामिल किया जाना एवं समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है। अब यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका हमें मिलान करना है। कबीर परिचय, भक्तिमाला, विज्ञान गीता, भक्त विजय। तो यहाँ पर है कबीर परिचय जो है आनंद दास यानी थर्ड ऑप्शन। भक्त माला नाभा दास हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। आगे देखते हैं विज्ञान गीत जो है केशव दास, और भक्ति विजय जो है महीपति। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय में खगोल शास्त्र और कुतुब नुमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थी, और जो चाहता था उसे उसका उपयोग करने के भी इच्छुक थे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने शाही पुस्तकालय यानी किताब खाना एक खास में खगोल दर्शन कुतुबनुमा आदि विषय से संबंधित किताबें क्या कर रखी थी? स्टोर कर रखी थी, जो सभी के लिए क्या है सुलभ थी, जो व्यक्ति चाहे उसका उपयोग कर सकता था। इसके समय में संस्कृत के 2 फारसी अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है दलायल ए फिरोज शाही थी, और फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो है अजीउद्दीन किरमानी नामक विद्वान ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में, जिसमें हमारे ये सारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा सेकंड शिफ्ट का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।